एपिसोड 1। एक बड़ी सी हवेली जिसके मेन गेट पर आर्यन मेंशन लिखा हुआ था। देखने में वो हवेली बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उस हवेली के और एक बार देखे तो देखता ही रहे, कुछ ऐसी ही शान थी उस हवेली की। उसी हवेली के एक अंधेरे कमरे में एक लड़की अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाए बहुत ज्यादा रो रही थी। रोने के कारण इसके कंधे भी बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके रोने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई हो। उसके हाथों की दूध जैसी सफेद स्किन पर उंगलियों के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेहद बेरहमी से पकड़ा हो और उतनी ही ताकत से करों देर तक उसके बाजू को दबाए रखा हो। वो लड़की ऐसे ही बहुत देर से रो रही थी। अचानक उसके कानों में कदमों की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई हाई हील्स पर चल रहा हो। थोड़ी ही देर में उस कमरे का दरवाजा खुला और एक बेहद हॉट लड़की उस रूम में एंटर हुई। ये और कोई नहीं बल्कि अभी की सबसे फेमस एक्ट्रेस थी, करिश्मा चौहान। ये है करिश्मा चौहान। ये अभी फिलहाल की सबसे मशहूर अभिनेत्री है। और यहाँ पर एक विलेन है। अपनी 5.5 फीट हाइट, सांवली स्किन और अपने बेहद चार्मिंग से फिगर के कारण ये किसी को भी सिड्यूस कर सकती है, और वो भी बहुत आसानी से। अब इस कहानी में आगे इनका क्या रोल होगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। करिश्मा ने अपने सामने बैठी हुई लड़की को देखा और एक डेविल स्माइल करने लगो। उनका फेस ऐसा था जैसे उसे अपने सामने वाली लड़की को देखकर बहुत खुशी हो रही है। वो उसको इस हालत का भरपूर मजा ले रही थी। थोड़ी देर उसे इसी तरह देखते हुए ही करिश्मा ने बोलना शुरू किया, तो कैसी हो? उम्मीद है बुरी ही होंगी। वही सामने बैठी हुई लड़की ने जब अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उस लड़की का चेहरा बेहद मुरझाया हुआ था। आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स उसके काफी समय से ठीक से न सो पाने की निशानी थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका वो बेदाग सा चेहरा, बिना किसी मेकअप के भी वो लड़की करिश्मा को टक्कर दे रही थी। उसने एकदम सादे से कपड़े पहने हुए थे। उस बेजान सी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, और उसकी वही आंखें अपने सामने खड़ी हुई करिश्मा की तरफ देखे ही जा रही थी। उसने अपनी हल्की आवाज में करिश्मा को जवाब दिया, तुम मुझे कभी अच्छा रहने देगी? करिश्मा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। खैर मैं भी ना बिल्कुल ही भूल गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। इतना कहते ही करिश्मा रुक गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। वही जाके सामने बैठी हुई लड़की ने जब उसकी बात सुनी तो उसके आंसू निकल गए। वो जानती थी कि अगर करिश्मा यहाँ आया है मतलब कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। करिश्मा ने उसे रोता हुआ देखा और उसे अपनी नसों में एक सुकून महसूस हुआ जिसके लिए वो यहाँ आई थी। करिश्मा ने अब अपनी मुस्कान को और ज्यादा बड़ा कर दिया और फिर बोली, मैं तो यहाँ तुम्हें मेरी खुशी में शामिल करने आई हूँ। आर्यन और मैं इसी मंथ शादी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सामने बैठी हुई लड़की की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल बेजान सी उसकी ओर देखती रही और अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखती रही। वो शायद इतना ज्यादा रो चुकी थी कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। करिश्मा ने उसे देखा और कहा, कल रात को जब मैं आर्यन के रूम में थी तब मैंने उससे पूछा कि हम कब शादी करेंगे। और देखो आज मेरे आर्यन ने मुझे क्या ला कर दिया। इतना कहते हुए उसने एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड उस लड़की की ओर बढ़ा दिया। वही वो लड़की उस वेडिंग कार्ड को झट से लेकर पढ़ने लगी। और जब उसने वहां पर करिश्मा चौहान वेड्स आर्यन राठौर पढ़ा तो वो बस एकदम सुन्न रह गई। करिश्मा उसके पास आए और अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए बोली, ये देखो ना, ये आर्यन ने मुझे दी है। हर लड़का अपनी पसंद की लड़की को ही उसकी नेक पर किस करता है और साथ ही हिक्की भी देता है। वो लड़की जो अब तक रो रही थी उसने आगे कही हुई करिश्मा की बातें भी सुनी, पर शायद वो कुछ फैसला कर चुकी थी। वो अचानक उठी और उस रूम के एक कोने में बने हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करिश्मा ने जब उसे वहां से जाते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो जो कुछ भी यहाँ करने आई थी वो हो चुका था। अपनी चाल को कामयाब होता हुआ देखकर करिश्मा वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। हाँ, वो एक विलेन थी, पर अभी उस रूम के अंदर उसने जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल सच था। आर्यन और वो इसी महीने शादी करने वाले थे।
और दोनों ही इस शादी से खुश थे। पर आर्यन को अपने हवेली के एक कमरे में पड़ी हुई उस मायूस सी लड़की की कोई फिक्र नहीं थी। वो जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड करिश्मा से शादी करने वाला था, वो भी पूरे शहर के सामने। करिश्मा वहां से सीधे ही अपने बॉयफ्रेंड यानी आर्यन के पास चली गई और इसके रूम में एंटर करते ही उससे आर्यन कहीं पर भी नहीं मिला। पर बाथरूम से आती पानी की आवाज ने उसे बता दिया था कि आर्यन अंदर था। करिश्मा ने वेट करने का सोचा और उस पूरे रूम को एक्सप्लोर करने लगी। हर जगह एक महंगी सी पेंटिंग्स, डार्क ग्रीन के साथ व्हाइट के कॉम्बिनेशन में पेंट किया गया वो रूम बहुत आरामदायक था। धीरे धीरे चलते हुए करिश्मा उस बेड के पास आए। बस इसी बेड से उसे नफरत थी, क्योंकि यहाँ पर आर्यन अपने साथ उसी लड़की को भी लाया था जो अभी बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या क्या नहीं किया था आर्यन ने उसे हट करने के लिए, पर वो शायद सच में ही उससे प्यार करती थी कि अभी तक उसे छोड़कर नहीं गई थी। थोड़ी ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और आर्यन करिश्मा के सामने था। ये है आर्यन राठौर, हमारी कहानी के हीरो एंड विलेन ऑल्सो। अपनी 6.2 हाइट के साथ ये सबसे ही अलग और अट्रैक्टिव लगते हैं। ऊपर से उनकी वो 8 पैक एब्स बॉडी किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती थी। आर्यन की आइस, नोज, उसके फेस का हर एक फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आर्यन ने शत उसके आने की आहट सुन ली थी, इसलिए वो एक बाथरोब पहना हुआ था। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। वही सामने खड़ी हुई करिश्मा तो बस उसके आंखों में देखे जा रही थी कि तभी उसके कानों में आर्यन की ठंडी आवाज पड़ी, क्या हुआ? यहाँ क्यों हो? आर्यन का इतना सीधा सा सवाल था, पर वही करिश्मा के दिल पर लाखों छुरियां चल गई थी। करिश्मा ने आर्यन की तरफ कदम बढ़ाए, पर उससे पहले ही आर्यन क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और वहां से अपने कपड़े निकालने लगा। लेकिन इस वक्त उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। अब वो क्यों था ये बात करिश्मा तो समझ ही नहीं सकती थी। उसने दोबारा से आगे मरना चाहा, पर आर्यन दोबारा से अपने बाथरूम में चला गया। करिश्मा ने गुस्से में एक गहरी सांस छोड़ी। कुछ देर के और इंतजार के बाद आर्यन उसके सामने था और अब उसके सामने अपने हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर करिश्मा ने कहा, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना शादी से पहले ही इस रूम को चेंज करवा लेते हैं। तृप्ति को अगर हम ये काम देंगे तो वो मुझे पता है सबसे बेस्ट ही करेगी। आर्यन ने करिश्मा की बात सुनी और फिर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, जैसे। करिश्मा को फिर से उसका एक और सवाल मिल चुका था। उसने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कहा, जैसे ये बेड और इसके ऊपर लगी हुई ये फोटो, और साथ ही में ये कुछ फर्नीचर है वो भी। करिश्मा की बात सुनकर आर्यन ने अपनी नजरें उस पर से हटाए और फिर उस बड़ी सी फोटो फ्रेम को देखते हुए ही बोला, यहाँ का कुछ भी सामान चेंज नहीं होगा। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो कोई और रूम ले लो। इतना कहकर आर्यन अपने सनग्लासेज उठाकर रूम से बाहर चला गया और वहां पर खड़ी रह गई तो बस अकेली करिश्मा। वो बस उस बड़े से फोटो फ्रेम को देखती है और फिर बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे आर्यन तो मिल गया, पर अब भी तुम क्यों एक मुसीबत की तरह मेरे गले में पड़ी हुई हो? मैं ऐसे कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें यहां से नहीं हटा सकती, पर ये बैग, इसका क्या? इसे तो वो हटा सकता है ना। मैं जानती हूं कि ये सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए ही करिश्मा ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए जहां से वो अभी थोड़ी देर पहले ही इस लड़की से मिलकर आई थी, और अब शायद उसे दोबारा वही जाकर अपना काम करना था। उसने अपने कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए और जोर से दरवाजा खोलते हुए अंदर चली गई। करिश्मा की बात सुनकर आर्यन ने अपनी नजरें उस पर से हटाए और फिर उस बड़ी सी फोटो फ्रेम को देखते हुए ही बोला, यहाँ का कुछ भी सामान चेंज नहीं होगा। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो कोई और रूम ले लो। इतना कहकर आर्यन अपने सनग्लासेज उठाकर रूम से बाहर चला गया और वहां पर खड़ी रह गई तो बस अकेली करिश्मा। वो बस उस बड़े से फोटो फ्रेम को देखती है और फिर बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे आर्यन तो मिल गया, पर अब भी तुम क्यों एक मुसीबत की तरह मेरे गले में पड़ी हुई हो? मैं ऐसे कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें यहां से नहीं हटा सकती, पर ये बैग, इसका क्या? इसे तो वो हटा सकता है ना।
मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए ही करिश्मा ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए जहां से वो अभी थोड़ी देर पहले ही इस लड़की से मिलकर आई थी। और अब शायद उसे दोबारा वही जाकर अपना काम करना था। उसने अपने कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए और जोर से दरवाजा खोलते हुए अंदर चली गई। अब आगे, करिश्मा ने जब दरवाजा खोला तो उसी लड़की को बेड पर सुकून से सोता हुआ पाया। करिश्मा ने उसे देखा और उसे हैरानी हुई कि आखिर क्यों ये लड़की कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। क्या उसे सच में फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है? और क्या वो अब इस झूठी शादी से जिसमें उसे सिर्फ तकलीफ ही मिली है उससे छुटकारा नहीं चाहती? शायद वो लड़की इतना सह चुकी थी कि अब उसे ये नॉर्मल ही लग रहा था। पर फिर भी करिश्मा को जो चाहिए था वो उसे सिर्फ ये लड़की ही दे सकती थी। करिश्मा ने ज्यादा न सोचते हुए उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उस लड़की के बाजू पर अब भी उन उंगलियों के निशान थे, जो कि अब नीले पड़ चुके थे। वो बस एक तरफ करवट लेकर सो रही थी। करिश्मा ने भी सोचा कि इस शादी से भला तो उसकी जिंदगी एक भिखारिन की तरह ही सही रहेगी। करिश्मा ने उसे आवाज लगाकर जगाने की कोशिश की, नव्या, नव्या उठो, नव्या उठो जल्दी। जो हो सकता है वो सिर्फ इसी वक्त हो सकता है। उठी ना जल्दी। नव्या, जो कि अभी तक सो रही थी, वो करिश्मा की आवाज सुनकर जल्दी ही उठ गई। उसने अपने सामने देखा तो दोबारा से करिश्मा ही थी। वही करिश्मा के मन में उसे इस हालत में देखकर एक टीस उठी। सच में कोई भी यकीन ही नहीं करता उसे देखकर कि ये वही नव्या है जो कभी अपने कॉलेज के दिनों में हर लड़के का क्रश हुआ करती थी। मुरझाया हुआ चेहरा, सूखे हुए होठ जैसे न जाने कब से प्यासी हो, आंखों के नीचे बड़े काले घेरे। नव्या को उस हालत में देखकर इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन करिश्मा को भी उस पर तरस आ गया था। पर कोई था जो उसे इतनी तकलीफ में देखकर खुश था, और वो कोई और नहीं उसका खुद का ही पति था। नव्या ने अपने सामने खड़ी हुई करिश्मा को देखा और एक थके हुए अंदाज में बोली, अब क्या दिखाने आए हो? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है मुझे परेशान करने के लिए? अब जो कुछ भी है करिश्मा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो। वही करिश्मा को उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस वक्त उसका यहाँ पर होना बहुत जरूरी था। करिश्मा ने नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हें हर बात का अंदाजा हो ही गया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आई हूँ। वही करिश्मा की ये बात सुनकर नव्या ने एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुम कभी भी किसी के काम नहीं आ सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अब भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कोई लालच खींच कर लाया है। करिश्मा ने उसकी बात सुनी और कहा, चलो अच्छा है, इतनी अक्ल तो तुम में आए। वैसे मैं यहाँ पर आती हूँ तो इसके तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी, समझी? नव्या ने बिना उसकी बकवास पर ध्यान दिए ही उससे आखिरी सवाल पूछा, क्यों आए हो? काम बताओ। नव्या को सीधे पॉइंट पर आते हुए देखकर करिश्मा ने कहा, मुझे आर्यन पूरी तरह से सिर्फ अपने लिए चाहिए, और जब तक तुम रहोगी तब तक सभी लोग मुझे उसके दूसरी पत्नी कहेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम आर्यन को छोड़कर चली जाओ। नव्या, तुम आर्यन को डाइवोर्स दे दो। उद्धरण चिन्ह। नव्या ने उसकी बात सुनी और अपने चेहरे पर एक उदासी के साथ बोली, पर मैं यहां से जाऊंगी कैसे? वो मुझे कभी भी जाने ही नहीं देगा। तुमसे बेहतर ये सब कौन जनता होगा? करिश्मा ने उसकी कही पूरी बात सुनी और सिर्फ एक लाइन बोलो, मेरे पास एक प्लान है। अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगी तो तुम भी यहाँ से आज़ाद हो जाएगी और मुझे आर्यन मिल जाएगा, साथ ही साथ उसकी इकलौती पत्नी होने का सम्मान भी। फिर कोई भी मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। करिश्मा की कही हुई बातों को सुनकर नव्या ने कुछ देर तक सोचा और फिर मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, मुझे आज ही यहाँ से निकलवाओ, साथ ही तुम मुझे दूसरे देश भी भेजोगी, समझी? करिश्मा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और यहाँ उन दोनों को ही उनकी खुशी मिल गई थी। पर सबसे पहले करिश्मा ने अपने पास से कुछ पेपर्स निकले और नव्या को देते हुए बोली, पहले इन पर साइन करो। नव्या ने पूछा, ये क्या है? नव्या की बात सुनकर करिश्मा ने कहा, ये डाइवोर्स पेपर्स है।
इसके बाद तुम्हारा आर्यन से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा, और इसके बाद कभी भी उसकी जिंदगी में आने का सोचना भी मत। करिश्मा की बातों में सीधे से एक धमकी थी, जिसे नव्या तुरंत ही समझ गई थी। उसने एक जहरीली मुस्कान अपने चेहरे पर लिए हुए ही करिश्मा से कहा, अब अगर आर्यन खुद को सुधार भी ले और अपनी हर गलती की मुझसे 1000 बार माफी भी मांगी तब भी मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे डाइवोर्स पेपर्स दे दो। अब इस मामले को मैं हमेशा के लिए खत्म करके ही जाऊंगी। अब मैं आर्यन की इस कैद से खुद को आजाद करके ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। करिश्मा को आज नव्या की बातों में एक अजीब सी आग नजर आ रही थी, और उसकी वो आंखें गुस्से से जैसे जल रही थी। वो इस वक्त इतनी ज्यादा दुखी दिख रही थी कि करिश्मा को भी अपने दिल के एक कोने में उसके लिए बुरा लग रहा था। ये बात उससे बेहतर कौन ही जानता था कि नव्या आर्यन से कितना ज्यादा प्यार करती है, पर अब उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कभी भी आर्यन से प्यार करती होगी। खैर, करिश्मा ने उसे डाइवोर्स पेपर्स दे दिए और वो वहां से चली गई। जल्दी ही अंधेरा हुआ और उस हवेली के गार्डन में गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। नव्या, जो कि अब तक उसके कमरे में थी, वो गाड़ियों की आवाज को सुनकर आर्यन के कमरे की तरफ चली गई। उसने कमरे में कदम रखे और बेड के ऊपर लगी उस बड़ी सी तस्वीर को देखने लगी। वो उस तस्वीर को देखने में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब से कोई दरवाजे के साथ टिककर उसकी ओर गुस्से से देखे जा रहा था। अभी भी नव्या उस तस्वीर को देखने में इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें उसे देखने का कोई हक नहीं है। नव्या ने अपने पीछे से उस आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखा और अब फिर से उसकी आंखों के सामने उसका वही हैंडसम पति खड़ा हुआ था, वही जिससे बहुत प्यार करती थी। पर इस वक्त उसे देखकर नव्या को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वो बस अपनी सुनी आंखों से उसे देखती रही, और फिर जैसे उसके दिमाग में कुछ आया हो, वो आर्यन की तरफ एकटक देखते हुए ही बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। नव्या ने ये शब्द इतने क्लियर कहे थे कि आर्यन बस उसे देखता ही रह गया। उसकी ओर देखते हुए न जाने क्यों आर्यन को आज ऐसा लगा जैसे उसने कुछ कीमती खोया हो। वो न तो कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ सुन पा रहा था, बस एकदम सुन्न होकर वहां पर खड़ा हुआ था। उसने कभी भी नव्या को अपनी पत्नी नहीं माना था, पर आज उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर उसे अपने हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ लगा। वहीं नव्या उसका ये रिएक्शन देखकर भी बिल्कुल नहीं ठिठकी। वो चलते हुए बेड के एक कोने के पास गई और वहां पर पड़े हुए कुछ पेपर्स को अपने हाथ में ले लिया। वो मुस्कुराते हुए आर्यन के पास गई और उसके आगे वो कागज करते हुए बोली, मैंने इन पर साइन कर दिया है, अब तुम भी कर दो और मुझे मेरी जिंदगी और खुद को अपनी जिंदगी जीने दो। उद्धरण चिन्ह। वहीं नव्या की ये बात सुनकर आर्यन ने उन पेपर्स को देखा तो उन पर पहले से ही नव्या ने साइन कर दिए थे। वो इन पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहता था, पर उसका ईगो उसे नव्या को रोकने नहीं देता, और वो खुद भी ये बात जानता था कि जो कुछ भी उसने नव्या के साथ किया है उसके बाद नव्या कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। उसने अपनी पॉकेट से पेन निकाला और उन पेपर्स पर साइन कर दिया। वो उन पेपर्स को नव्या को देते हुए बोला, डाइवोर्स के ही लिया है तो अब यहां से दफा हो जाओ, और हाँ, मेरे घर से एक भी सामान नहीं लेना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। नव्या उसकी बात सुनकर एक नजर उसे देखती है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। नव्या के पीछे ही आर्यन भी आता है, पर वो सीढ़ियों के पास ही रुक जाता है, और वहीं नव्या नीचे हाल में आकर अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े का बैग लेकर दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा था, न आर्यन को और न ही राठौर मैंशन की उन दीवारों को, और न ही उस राठौर मैंशन को जहां पर आने का सपना कभी उसका था, जहां उसने अपनी जिंदगी के 1 साल बीता दिया था। वही आर्यन सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ एकटक उस दरवाजे को देखता रहा जहां से अभी अभी नव्या बाहर गई थी। हाँ, वो चली गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसके पास से चली जाएगी। आर्यन ने कभी भी नहीं सोचा था कि नव्या उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आज वो दिन आ चुका था कि वो यहां से चली गई थी, और शायद अब वो कभी भी नहीं आने वाली थी।
उस राठौर मैंशन में रह गया था तो सिर्फ अकेला आर्यन, अपने गुरूर के साथ बिल्कुल अकेला। आर्यन ने एक सांस छोड़ी और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसके बेड पर कहीं भी कोई भी सिलवट नहीं थी। वो अपना कमरा जैसा छोड़कर गया था वो कमरा अब भी बिल्कुल वैसा ही था। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं था और शायद अब उसकी जिंदगी भी हमेशा इसी तरह रहने वाली थी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए उस बड़े से कमरे की दीवारों को देख और बस मन में था तो सिर्फ एक अफसोस। वही आर्यन सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ एकटक उस दरवाजे को देखता रहा जहां से अभी अभी नव्या बाहर गई थी। हाँ, वो चली गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसके पास से चली जाएगी। आर्यन ने कभी भी नहीं सोचा था कि नव्या उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आज वो दिन आ चुका था कि वो यहां से चली गई थी और शायद अब वो कभी भी नहीं आने वाली थी। उस राठौर मैंशन में रह गया था तो सिर्फ अकेला आर्यन, अपने गुरूर के साथ बिल्कुल अकेला। आर्यन ने एक सांस छोड़ी और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसके बेड पर कहीं भी कोई भी सिलवट नहीं थी। वो अपना कमरा जैसा छोड़कर गया था वो कमरा अब भी बिल्कुल वैसा ही था। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं था और शायद अब उसकी जिंदगी भी हमेशा इसी तरह रहने वाली थी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए उस बड़े से कमरे की दीवारों को देख और बस मन में था तो सिर्फ एक अफसोस। अब आगे अफसोस था तो उसके अकेले रह जाने का। नव्या राठौर मैंशन से बाहर निकली और एक टैक्सी लेकर अपने पुराने घर की तरफ चली गई। उस घर के अंदर कदम रखते ही नव्या की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन था। वो इधर उधर देखती रही। फिर उसने अलमारी से एक सूटकेस निकाला और उस घर से अपना जरूरी सामान जो कि उसका और उसके परिवार का फोटो फ्रेम थे। किसी में वो अपने भाई के साथ थी तो किसी में उसकी दोस्तों के साथ। हर एक तस्वीर को उसने संभाल कर रख लिया था। वही उस अलमीरा के एक कोने से उसने आर्यन की तस्वीर निकली। उसे देखते हुए वो बोली, हमेशा याद रहोगे तुम मुझे, इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार किया था या इसलिए नहीं कि अब तुमसे नफरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। हमेशा याद रहोगे। इतना कहकर नव्या जैसे किन्हीं ख्यालों में खो गई थी। नव्या ने घर के अंदर अपने सभी सामान को अच्छे से रख दिया था पर कुछ भी अनपैक नहीं किया था। वो थोड़ी देर तक पानी पीकर पूरे घर की सफाई में लग गई थी। काफी देर की मेहनत के बाद नव्या ने पूरे घर को चमका दिया था। वो अब इस घर में रहने वाली थी तो उसे आय साफ तो करना ही था। इसके बाद नव्या अपने घर से निकल गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। उसे आर्यन के साथ रहते हुए भले ही 1 साल हो चुका था पर जब भी वो कभी बीमार हो जाती थी तो आर्यन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। राठौर मैंशन की कोई मेड उसे कोई नॉर्मल सी दवाई दे देती थी और वो हर बार उससे ही ठीक होने की पूरी कोशिश करती थी। इसीलिए आज के समय में उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी और उसी के लिए वो हॉस्पिटल जा रही थी। काफी टाइम से उसे वीकनेस भी फील होती थी। अब जब उसने आर्यन से अलग होने फैसला कर लिया है तो अब वो खुद की जिंदगी को बेहतर बनाएगी। नव्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो अंदर गई और उसकी हालत देखकर डॉक्टर्स उसे कुछ मेडिसिन देने ही वाली थी कि उन्होंने नव्या को कुछ टेस्ट वगैरह करवाने को भी बोल दिया, जिसे सुनकर नव्या अपने टेस्ट कराने चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई नव्या अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी। वही वो डॉक्टर को अपने आजकल हो रहे बदलावों के बारे में भी बता रही थी। डॉक्टर ने उसे कुछ देर ही इंतजार करवाया। कुछ देर बाद ही एक नर्स अपने हाथों में उसकी रिपोर्ट्स लिए हुए अंदर आए। डॉक्टर ने उन रिपोर्ट्स को चेक किया और नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेट्स, आप प्रेग्नेंट है। आपको 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। वही डॉक्टर की बात सुनकर नव्या के चेहरे पर परेशानी आ गई। यहां से तो वो भाग कर जाना चाहती थी और अब उस आर्यन की निशानी उसी के पेट में पल रही थी। वो इस बच्चे का क्या करेगी? और अगर ये बात आर्यन को पता चली तो वो उसे अपनाने से तो रहा पर ये बच्चा उससे जरूर छीन लेगा। नव्या ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और उससे अपने लिए मेडिसिन्स लेकर वापस अपने घर आ गई। अब उसे यहाँ से जल्दी ही जाना था। अगर आर्यन को पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। नव्या ने जल्दी ही एक ब्रोकर को उस घर को बेचने के
लिए कह दिया था। जल्दी ही उसके घर के खरीदार आने लगे थे। अपने घर को जल्दी के चक्कर में नव्या को उसकी कोई खास कीमत नहीं मिली थी, पर इस वक्त इसका वहां से जाना जरूरी था। पर जाने से पहले नव्या एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। वो एक बार और अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। इन फ्यूचर वो नहीं चाहती थी कि आर्यन की कोई भी चीज उससे परेशान करे। इसलिए वो एक फैसला लेती है। अगले दिन नव्या आज सुबह उठते ही रेडी होने लगी थी। उसका आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। तैयार होकर नव्या हॉस्पिटल पहुंच गई। वही उसकी डॉक्टर सविता कश्यप उसका इंतजार कर रही थी। नव्या के आते ही उन्होंने नव्या के कुछ टेस्ट किए और थोड़ी देर वेट करने को कहा। कुछ देर बाद, नव्या तुम चाहो तो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा सकती हो, पर कई तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम कुछ ऐसा न करो। इसे अबॉर्ट करवाने से हो सकता है तुम फ्यूचर में कंसीव न कर पाओ। वही डॉक्टर की बात सुनकर नव्या खामोश हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत क्यों उसे आर्यन से जोड़े रखना चाहती है। फिर नव्या बिना कुछ कहे डॉक्टर को देखती रहती है, जिनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो उसे उसकी कंडीशन बता चुकी था और अब आगे का फैसला नव्या के ऊपर था। नव्या तुम चाहो तो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा सकती हो, पर कई तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम कुछ ऐसा न करो। इसे अबॉर्ट करवाने से हो सकता है तुम फ्यूचर में कंसीव न कर पाओ। वही डॉक्टर की बात सुनकर नव्या खामोश हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत क्यों उसे आर्यन से जोड़े रखना चाहती है। फिर नव्या बिना कुछ कहे डॉक्टर को देखती रहती है, जिनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो उसे उसकी कंडीशन बता चुकी था और अब आगे का फैसला नव्या के ऊपर था। अब आगे 5 साल बाद राठौर मैंशन में आज फिर से राठौर मैंशन बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट्स लगी हाई थी। पूरा मैंशन फ्लावर्स से सजा हुआ था। हर एक नौकर पर काफी ज्यादा काम आ चुका था। इतने बड़े मैंशन को सजाना कोई आम बात नहीं थी। मैंशन के सजने के बाद उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। हर कोई कहीं न कहीं जाए जा रहा था। सभी लोग अपने काम में अच्छे से व्यस्त थे। हालांकि सब काम कर रहे थे और पूरा मैंशन अच्छे से सजा हुआ था, पर फिर भी वहां पर खुशी का नमो निशान नहीं था। किसी के भी चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। मैंशन भले ही सजा हुआ था, पर वहां पर न तो कोई खुशी थी और न ही रौनक। पूरे मैंशन में नौकरों के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। हर तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। कुछ देर बाद जब सारा काम निपट गया था तो उनके से एक नौकर ऊपर फ्लो के एक कमरे की तरफ चला गया और वहां पर 2 से 3 बार नोक करने के बाद वापस नीचे आ गया। वो शायद किसी को बुला रहा था। थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग मैंशन में इकट्ठा हो चुके थे, जिसमें सबसे पहले आर्यन की मोम ज्योति जी थी। उन्हीं के साथ इनके पति और आर्यन के पिता चिराग राठौर जी थे। उन दोनों के अलावा वहां पर एक और शख्स खड़ा हुआ था, जिसे अब सब पहले ही मिल चुके हैं, करिश्मा चौहान। सभी लोग वहां पर खड़े हुए आर्यन का इंतजार कर रहे थे, जो कि अभी तक नीचे नहीं आया था। सभी के लिए आज एक काफी भारी दिन था। कुछ देर बाद ही सीढ़ियों से उतरते हुए आर्यन पर करिश्मा की नजर गई। वो एक बार फिर से उसे देखकर अपने होश खोने लगी थी। वो आर्यन को एकटक देखे जा रही थी। आर्यन सीढ़ियां उतार कर नीचे आया और सभी के साथ खड़ा हो गया। उसके आते ही ज्योति जी ने कहा, आर्यन पंडित जी अभी नहीं आए हैं, तुम चाहो तो थोड़ा और रेस्ट कर को। उनकी बात सुनकर आर्यन ने उनकी तरफ देखा। आंखें एकदम लाल हो रही थी उसकी। न चेहरे पर कोई खुशी थी ना ही कोई गम। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर हो। उसने अपनी मोम को एक नजर देखा और बोला, अब आराम की जरूरत नहीं है मोम, अब आदत हो चुकी है। वही उसकी ये बात सुनकर ज्योति जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद ही पंडित जी दरवाजे से अंदर आए और वहां पर हवन करना शुरू किया। ये एक श्रद्धा जैसा था, जो किसी के मरने पर किया जाता है। आर्यन और बाकी के सभी लोग उस हवन में शामिल हुए और सब ने उस मरने वाली के लिए दुआएं व प्रार्थनाएं की। जल्दी ही हवन पूरा हुआ और पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर भेज दिया गया।
आर्यन की मोम ने करिश्मा से कहा, करिश्मा तुम मेरे साथ मंदिर चलो बेटा, मुझे ये सब कुछ सामान है जो दान करना है, तुम मेरे साथ ही चलो। करिश्मा ने एक बार और आर्यन को देखा और फिर वो ज्योति जी के साथ चली गई। वही आर्यन चिराग जी के साथ ऑफिस के लिए जाने के बजाय अकेले ही घर से कहीं और चला गया। और चिराग जी अकेले ही ऑफिस चले गए। न्यूजीलैंड के एक शहर में एक पार्क के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और उस तालाब में धीरे धीरे पत्थर फेंक रहा था। चेहरे से एकदम शांत, पर मानो मन में ढेर सारे ख्याल हो उसके, परंतु इसका चेहरे उठा ही भावहीन था। वो बेखगली में अभी पत्थर फेंक ही रहा था कि उसे किसी दूसरे बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो कि अपने पापा से रो रो कर आइसक्रीम खिलाने को कह रहा था। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मा नहीं देगी। जिस पर उसके पापा उससे बेहद शांति से चुप करवा रहे थे। वो बच्चा शायद उनका इकलौता बेटा था। वो आदमी अपने बच्चे को काफी ज्यादा लाड कर रहा था। वो उसके लिए आइसक्रीम भी ले आया था। वही सामने नेता बच्चा सिर्फ उन्हीं दोनों को देखे जा रहा था। जहां अब उस लड़के की मोम भी आ गई थी और वो तीनों एक हैप्पी फैमिली के से लग रहे थे। उन्हें पार्क में खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति देख रहा था। अभी वो बच्चा उन्हें देखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कोई न जाने कब से उसके पीछे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है। साथ ही उसकी आंखों में अपने पिता के लिए प्रेम भी। वही उसके पीछे खड़ी हुई लड़की ने जब उसे इतना ज्यादा कहीं खोया हुआ देखा तो वो खुद ही उसके बराबर में आकर बैठे गई और प्यार से बोली, आरव क्या देख रहे हो उन्हें? उस लड़के जिसका नाम आरव था उसने अपनी माँ की तरफ देखा। ये लड़की और कोई नहीं नव्या ही थी, जो इन 5 सालों के काफी ज्यादा बदल गई थी। अब उसके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जो कि देखने से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठता। आरव ने नव्या से कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि वो बच्चा कितना जिद्दी है। वो साफ साफ खुद बोल गया, पर नव्या ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे खड़ा करते हुए बोली, चलो हमें निकालना भी है। हम लाए हो गए तो फ्लाइट हमें लिए बगैर ही चली जाएगी। उसकी बात सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। नव्या उसे अपने साथ ले जाने लगी, पर आरव दोबारा मुड़कर उसी फैमिली को देखने लगा। ही आरव ने नव्या से कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि वो बच्चा कितना जिद्दी है। वो साफ साफ खुद बोल गया, पर नव्या ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे खड़ा करते हुए बोली, चलो हमें निकालना भी है। हम लाए हो गए तो फ्लाइट हमें लिए बगैर ही चली जाएगी। उसकी बात सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। नव्या उसे अपने साथ ले जाने लगी, पर आरव दोबारा मुड़कर उसी फैमिली को देखने लगा। अब आगे इंडियन एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट के बाहर एक रेड कलर की कार खड़ी हुई थी। उसी के अंदर एक लड़की जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। अभी वो टाइम देखकर सामने देखने लगी थी कि उससे सामने से एक लड़की आते हुए दिखाई दी, जो कि अपने साथ एक बच्चे को लेकर आ रही थी। वो दोनों माँ बेटे की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही थी। दोनों ने ही ब्लैक कलर के कपड़े कैरी किए हुए थे। उन दोनों को देखकर कार में बैठी हुई लड़की की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी कार से उतरी और उस माँ बेटे की जोड़ी की तरफ दौड़ लगड़ी। वही उन दोनों माँ बेटे, जो कि और कोई नहीं नव्या और आरव थे, उसे अपने पास इस तरह भागता हुआ आता देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वो लड़की ऐसे भागते हुए बेहद बचकानी लग रही थी। मुस्कुराते हुए वो नव्या के गले लग गई। नव्या भी उसे देखकर बहुत खुश थी। उसे देखकर आरव का मुंह फूल गया, क्योंकि वो भी अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहा था। आरव ने चीढ़कर उस लड़की से कहा, आशी मासी, मुझे भी तो हक करो। उस लड़की का नाम आशी था। वो नव्या की सबसे खास दोस्त थी। नव्या ने अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया था अपने लिए, तो वो था आशी को अपना दोस्त बनाना। आशी ने इसकी हर कदम पर मदद की थी और हर जगह उसे सहारा दिया था। आशी एक ऊंचे घराने की बेटी थी, मेहरा कॉर्पोरेशंस की सबसे छोटी बेटी, जो कि पूरे इंडिया में एक नामी गिरामी परिवार था। और यही आशी की सबसे बड़ी जीत थी, इसका अमीर होना, इसलिए वो हमेशा नव्या की मदद कर पाती थी।
नव्या और आशी ने आरव को मुस्कुराते हुए देखा और फिर आशी ने उससे झट से अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल प्यार किस करते हुए बोली, बेबी आई नो कि तुम्हें अपनी मासी की कितनी ज्यादा याद आ रही होगी, पर सच्ची में ये तुम्हारी मम्मा ही है जो मुझसे मिलने नहीं आना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आशी ने एकदम सैड सा फेस बना लिया। उसे ऐसा करते देखकर आरव ने हंसते हुए कहा, आप कितनी ज्यादा क्यूट हो मासी, आई लव यू। इसी के साथ उसने आशी के गाल पर एक किस कर दी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते आपस में बातें करते हुए नव्या, आशी और आरव नव्या की कार में बैठ गए। आशी उन्हें अपने घर ले जाने वाली थी। मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, ड्राइव करते हुए ही आशी ने कहा। आशी के सभी फैमिली मेंबर्स को नव्या को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। वैसे घर में सब कैसे है? नव्या ने पूछा। नव्या की बातों का जवाब देते हुए आशी बोली, सब ठीक है मैडम, बस आज आपका ही वेट कर रहे हैं और आरव का। अरे आरव को तो देखो, आशी ने कहा और आरव की तरफ देखकर है पड़ी। नव्या ने भी पीछे पलट कर देखा। आरव इस समय सो चुका था और वो बेहद अजीब ढंग से सो रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। आरव को सोता हुआ देखकर आशी ने कहा, थैंक गॉड सो गया, वरना मैं जो तुमसे कब से कहने की कोशिश कर रही हूं वो कभी कह ही नहीं पाती। आशी की बात सुनकर नव्या थोड़ी सी सख्त हो गई। उसे अंदाजा था कि आशी किस बारे में बात करने वाली है, पर फिर भी खुद को संभाल कर उसने आशी से नॉर्मली पूछा, क्या हुआ जो तुम आरव के सामने नहीं बोल सकती हो? आशी ने उसे नॉर्मली बात करते देखा और फिर बोली, तुम्हें याद है ना आज उसका श्राद्ध है, राठौर फैमिली का एक बुरा दिन। नव्या ने उसकी बात सुनी और बोली, मुझे उसकी मौत का अफसोस है, पर वो लोग ये डिजर्व करते हैं। नव्या को ऐसा बोले हुआ देखकर आशी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम अब उस आदमी के पीछे पागल नहीं हो, वरना हमने तो तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद ही को दी थी। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे अब उससे या उसकी किसी भी फैमिली मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नव्या ने कहा, जिसे सुनकर आशी ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। पहले की बात अलग थी नव्या, खैर छोड़ो उससे, पर मुझे डर है कि कहीं उससे आरव के बारे में पता चला तो वो उसे कहीं तुमसे अलग न कर दे। वो इस कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कभी भी उसके सामने नहीं आऊंगी। नव्या ने कहा, जिसे सुनकर आशी बोल पड़ी, पहले की बात अलग थी क्योंकि तब तुम इंडिया में नहीं थी, पर अब तुम इंडिया में ही हो और वो तुम्हें यहाँ जल्दी ही ढूंढ सकता है। और वैसे भी राठौर परिवार में कोई भी खुशी आए हुए 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है। नव्या ने उसकी बात सुनी और बेझिझक बोली, जब उसे और उसके परिवार वालों को मेरे साथ गलत करते हुए बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हुआ तो अब मैं भी उनके साथ अपना बेटा शेयर नहीं करूंगी। वैसे भी आरव को मैंने अकेले ही जन्म दिया है, कि भी नहीं था मेरे पास, खुद आरव का पिता भी नहीं। आशी ने उसकी बात सुनी और खुश होते हुए बोली, बस मैं यही जानना चाहती थी कि क्या तुम अब उसके अपने सामने आने पर खुद को उसके प्यार के दोबारा पढ़ने से रोक पाएगी भी या नहीं। आशी की बात पर नव्या सिर्फ मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोली। आगे का रास्ता खामोशी के ही कटा। थोड़ी ही देर में उनकी कार मेहरा मैंशन के सामने आ चुकी थी। नव्या ने कार से उतरकर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और आशी के साथ मैंशन में चली गई। मैंशन के अंदर, मैंशन के हाल में ही पूरी फैमिली बैठी हुई थी और वो सभी कार की आवाज सुनकर उस दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही नव्या ने मैंशन के अंदर देखा, पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहा था। उन सब को इस देखकर नव्या की आंखों में पानी आ गया। उसने न जाने कितने ही समय से अपने पान के इस एहसास को महसूस नहीं किया था। नव्या अपने गोद में आरव को लिए हुए ही सही पर रुक गई थी, न पूरे परिवार को देखे जा रही थी। एमहर फैमिली का एक बेटा हो कि आशी से थोड़ा ही बड़ा था, वो नव्या के आगे आया और उससे बोला, अब भांजे को उसके मामा के हाथों में भी दे दो। नव्या मुस्कुराए और आरव को इसकी गोद में दे दिया। वो उस लड़के की तरफ देखकर बोली, थैंक यू राहुल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। नव्या को आज एहसास हुआ था कि वो सिर्फ आर्यन की वजह से सबसे दूर हो चुकी थी, लेकिन आज इतने वक्त के बाद भी सब लोग खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। नव्या आगे आती और आशी की कॉम और डैड, आरती मेहरा और नवीन मेहरा के पैर छुए और उन दोनों ने ही नव्या को गले से लगाया और खूब आशीर्वाद दिया।
इसे ही वो परिवार के और सदस्य से भी मिली। आशी केस बड़े भैया कपिल मेहरा और उनकी पत्नी काव्य मेहरा, आशिर के दूसरे भाई अंकित महारा और इनकी पत्नी पोज मेहरा, और आशी के सबसे छोटे भाई राहुल। उद्धरण चिन्ह। आशी की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी जहां पर सब साथ ही रहते थे। सभी के साथ नव्या अंदर गई और कुछ देर बातें करने के बाद नव्या को एक रूम में भेज दिया गया। आखिर वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आई थी और थक चुकी थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए रूम में आरव के साथ अकेला छोड़ दिया था। रात के समय में सभी ने साथ में डिनर किया और अब आरव भी जाग चुका था। आरव से मिलकर सभी बहुत खुश हुए और उसकी मीठी मीठी बातों ने सभी को इम्प्रेस कर लिया था। और आरव को देखते हुए ही कपिल ने काव्या को एक मीनिंगफुल नजरों से देखा और उसे इस तरह से देखकर काव्या ने उसे इग्नोर कर दिया, जिसे देखकर कपिल का मुंह बन गया। बाकी सभी ने अपना डिनर अच्छे से किया। खाने के बाद आशी, राहुल और आरव ने भी खूब मस्ती की। दूसरी तरफ समंदर किनारे खड़ा हुआ आर्यन सामने फैले नीले समंदर को देखे जा रहा था, जो कि रात के अंधेरे के कारण काला हो गया था। वो एकदम शांति से खड़ा हुआ था, पर इसकी आंखों में एक दर्द थी। वो आज ऑफिस नहीं गया था। हमेशा मशीन की तरह काम करने वाला आर्यन आज पूरा दिन ऐसे ही घूम रहा था। पूरा दिन इस तरह ही निकल चुका था। 6 साल पहले की उस तकलीफ का दर्द उसे आज जैसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। और न जाने कैसा अजीब सा एहसास उससे आज सुबह से ही हो रहा था। उसका मन आज कहीं भी नहीं लग रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आज वो दोबारा से अपनी एक्स वाइफ नव्या से मिल सके। पर वो कहाँ थी, ये तो आर्यन के फरिश्तों को भी नहीं पाया था। दूसरी तरफ समंदर किनारे खड़ा हुआ आर्यन सामने फैले नीले समंदर को देखे जा रहा था, जो कि रात के अंधेरे के कारण काला हो गया था। वो एकदम शांति से खड़ा हुआ था, पर इसकी आंखों में एक दर्द थी। वो आज ऑफिस नहीं गया था। हमेशा मशीन की तरह काम करने वाला आर्यन आज पूरा दिन ऐसे ही घूम रहा था। पूरा दिन इस तरह ही निकल चुका था। 6 साल पहले की उस तकलीफ का दर्द उसे आज जैसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। और न जाने कैसा अजीब सा एहसास उससे आज सुबह से ही हो रहा था। उसका मन आज कहीं भी नहीं लग रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आज वो दोबारा से अपनी एक्स वाइफ नव्या से मिल सके। पर वो कहाँ थी, ये तो आर्यन के फरिश्तों को भी नहीं पाया था। अब आगे। अगले दिन नव्या और आरव मेहरा फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। और आरव की बातें सुन सुनकर आशी की मोम आरती जी बस मुस्कुराए जा रही थी। उनकी एज अब इसी थी कि वो भी एक दादी बनना चाहती थी, पर अभी उनके बच्ची का ऐसा कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो बस इंतजार ही कर सकती थी। पर आरव ने मेहरा मेंशन में आकर इनकी इस कमी को पूरा कर दिया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ही आशी के डैड ने कहा, नव्या बेटा, आप इतने टाइम बाद इंडिया आए हो, यहाँ पर अब काफ़ी चीज़ चेंज हो चुकी है, क्या आप कहीं घूमना पसंद करेगी? टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की नज़र नव्या पर गई। नव्या ने भी मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, ऑफ कोर्स अंकल, मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी इसके बाद मैं अपने आरव को टाइम भी कम ही दे पाऊंगी, तो क्यों ना उससे पहले आप सब के साथ ही आरव और मैं कहीं घूमने चले। इतना सुनने की देर थी कि आशी ने झट से खड़े होते हुए कहा, तो अब डिसाइड हो गया है, हम सब कल ही पिकनिक पर जा रहे हैं, वो भी पूरी फैमिली के साथ। उद्धरण चिन्ह। आशी को इतने जल्दी में देखकर आरती जी ने मुस्कुराकर कहा, पर आशी बेटा, सब कुछ प्लान भी तो करना होता है न। डैड एंड मोम को थोड़ा टाइम दो, हम सब कुछ प्लान करते हैं, फिर संडे को सब साथ में चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आशी ने उनकी तरफ देखा और फिर राहुल के सर पर एक टपली मारते हुए बोली, ओए चल खड़ा हो। जिस पर राहुल ने उसे बुरी तरह से चील कर देखा, पर अपने डैड के सामने होते हुए वो आशी को कुछ न कह सका। उसके ऑर्डर मानकर राहुल खड़ा हुआ तो आशी फिर से बोली, मोम, ये और मैं दोनों ही सब प्लान कर लेंगे और हम सब कल ही चलेंगे। वैसे भी ये मोटा आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री रहने लगा है। आशी के मुंह से अपने लिए मोटा शब्द सुनकर राहुल चिढ़ गया और आशी को गुस्से से देखते हुए बोला, आशी की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो आशी के पीछे भागने लगा। अब मेहरा मेंशन का माहौल कुछ ऐसा था कि आशी आगे आगे भाग रही थी, राहुल उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये सब देखकर परिवार के सभी लोग खूब हंस रहे थे और आरव तो खड़े होकर तालियां ही बजाने लगा था।
और नव्या उसे इतना खुश देखकर हल्के हल्के मुस्कुराए जा रही थी। राठौर एंटरप्राइजेज में हर तरफ का माहौल थोड़ा घबराया हुआ था। सभी का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि आज उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जा रही थी। और बॉस मतलब कि आर्यन बहुत गुस्से में था। वो किसी के सही काम में भी बस गलतियां ही निकले जा रहा था, और जिनका काम ही बुरा था उन्हें ऑफिस से ही निकाल रहा था। हर कोई डर से सिर्फ और सिर्फ आर्यन के असिस्टेंट नील को ही देखे जा रहे थे, और नील का हाल भी उनसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो भी बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, और भगवान ने शायद उसकी सुन भी ली थी। आर्यन के फोन पर एक कॉल आ गई थी, जिसे सुनकर उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कंपनी से ही बाहर चला गया। नील और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। जल्दी ही नील भी ऑफिस से बाहर निकल गया और आर्यन की कार के पीछे ही अपनी कार लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद आर्यन और नील की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। आर्यन दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही आर्यन को अपने डैड बैठे हुए नजर आए। वो उनके पास गया। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर्स की एक टीम बाहर आई। उन्हीं में से एक सीनियर डॉक्टर आर्यन और चिराग जी के पास आ गई। डॉक्टर को देखते ही चिराग जी ने घबराते हुए पूछा, वो किसी है अब डॉक्टर? क्या उन्हें ज्यादा चोट आई है? वो कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने उन्हें और आर्यन को एक नज़र देखा और फिर आर्यन को देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी, प्लीज। चिराग जी वही शांत खड़े रह गए थे। आर्यन ने नील को इशारा किया और खुद डॉक्टर के साथ केबिन में चला गया। केबिन के अंदर आर्यन डॉक्टर के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था और डॉक्टर उसे देख रही थी। अपने शब्दों को सही से चुनते हुए डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राठौर, आपकी मोम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने आपके डैड के सामने इसलिए कुछ नहीं कहा कि वो और ज्यादा हाइपर होंगे। वो पहले ही बहुत ज्यादा टेंस्ड है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर, आप प्लीज मोम के बारे में बताएं। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने कहा। आर्यन की तरफ एक नज़र देखकर डॉक्टर बोली, मिस्टर राठौर, हमने उन्हें भले ही बचा लिया है, पर वो अभी कोमा में है और वो कब तक ठीक हो पाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है वो 1 घंटे में ही ठीक हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो कभी भी ठीक ना हो। उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका बच पाना भी मुश्किल था। ये एक चमत्कार ही है कि वो जिंदा बच गई है। अक्सकस मुझे एक और सर्जरी करने जाना है। डॉक्टर आर्यन को उसकी मोम की पूरी कंडीशन बात गई थी, और यहाँ पर आर्यन एक और बार अकेला ही रह गया था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वो कैसे अपने डैड को अपनी मोम के हालत के बारे में बताएगा। वो अपनी सुनी आंखों से चार्ट की ओर देखता रहा। जितना अकेलापन उसकी जिंदगी में था, उसकी वजह से वो मरना चाहता था, पर इसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी उससे मरने की इजाजत नहीं देती थी। आर्यन अपने लाइफ के उस स्टेज पर था जहां पर उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे प्यार करता हो, ना कि उसकी दौलत से। एक ऐसा इंसान जो कि उसे समझे और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दे। पर ऐसा तो कोई इसकी जूनदी में था ही नहीं, और जो थी उसे तो आर्यन ने खुद इतना दुख दिया था कि अब अगर वो चाहे तब भी वो उसके पास नहीं जा पाएगा। राठौर फैमिली में एक और बार दुखी का पहाड़ टूट गया था, और इस सब में करिश्मा कहाँ थी, इस बारे में किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं था। दूसरी तरफ कपिल और उसके छोटे भाई को अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया था, जिस कारण वो कल पिकनिक पर नहीं जा सकते थे। इसलिए उन सब का पिकनिक का प्लान संडे का ही रखा गया था। मेहरा मैंशन। मेहरा फैमिली अच्छे से रेडी होकर एक खूबसूरत से पार्क में घूमने जा रही थी। लंबे सफर के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। पार्क की खूबसूरती को देखकर आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो नव्या और आशी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इस तरह ही वो सब गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, जिसमें नव्या को आरव को ढूंढना था। कुछ देर खेलने के बाद ही नव्या आरव को ढूंढ लेती है। जब आरव देखता है कि नव्या ने उसे ढूंढ लिया है, तो वो इससे बचकर भागने की कोशिश करता है। नव्या उसकी ये शरारत समझकर उसे जल्दी ही पकड़ लेती ही और उसे गुदगुदी करने लगती है।
नव्या के गुदगुदी करने के कारण आरव को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो चिल्लाए हुए ही नव्या से कहने लगता है, मम्मा प्लीज स्टॉप इट, मम्मा प्लीज। वही दो जोड़ी आंखें नव्या को देखकर हैरान थी। वो आरव के मुंह से नव्या के लिए मोम सुनकर हैरान रह जाता है। नव्या को कोई बच्चा मम्मा कह रहा था और वो भी लगभग 4 साल का। ये शख्स और कोई नहीं आर्यन का असिस्टेंट नील था, जो कि खुद इस पार्क में अपनी मोम को छोड़ने आया था ताकि वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सके। आर्यन की मोम के एक्सीडेंट के बाद से ही ऑफिस की ज्यादातर जिम्मेदारियां नील ही संभाल रहा था। नील की फैमिली में भी उसके और उसकी मां के अलावा कोई नहीं था और अभी अपने बीसी होने के कारण वो अपनी मोम को टाइम नहीं दे पा रहा था। इसलिए आज वो उन्हें खुद से यहाँ पर छोड़ने आया था। पर यहाँ पर उसे आशी की एक झलक दिख गई थी, जिसे देखन कर ना चाहते हुए भी नील उसकी तरफ आ गया था और यहीं पर उसे नव्या अपनी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड बंधे हुए दिखी। वो अभी नव्या को देखने के सदमे से उभारा भी नहीं था कि उससे एक बच्चा भी दिख गया, जो कि साफ साफ नव्या को मम्मा कह रहा था। उसको देखते हुए ही न जाने नील को क्या हो गया था, उसके दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहा था कि वो बच्चा आर्यन का ही है। नव्या भले ही आर्यन से अलग हो चुकी थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो इतने से वक्त में ही किसी और के साथ हो जाए। अब नील का दिमाग किसी ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। उसने झट से अपना फोन से किसी को कॉल करके कुछ ऑर्डर दिए और कॉल कर दी। फिर नव्या की तरफ देखते हुए बोला, अब राठौर फैमिली की खुशियां आप ही वापस लाएंगी। अब आर्यन सिर को कुछ भी अकेले खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप उनके साथ ही रहेंगी। बस एक बार इस बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, फिर मैं सिर को आपके बारे में बता दूंगा। इन सब से अनजान नव्या आरव के साथ अच्छे से एंजॉय कर रही थी। पूरी मेहरा फैमिली बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी की अधूरी खुशी नव्या और आरव के आ जाने से पूरी हो गई थी। नव्या आरव के साथ आराम से बैठी हुई बातें कर रही थी, वहीं उसके पास बैठी काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थे और कपिल काव्या को घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसके मन में जो बात थी वो काव्या अच्छे से समझ रही थी, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। इसे ही खेलते हुए आरती जी ने नव्या से कहा, नव्या कल से तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करनी है, समझी? कल मैं आरव को स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी और तुम अपने अंकल जी के साथ उनके ऑफिस चले जाना। अब कल मंडे है तो हर चीज की एक अच्छी शुरुआत होगी। और तुम भी राहुल, नव्या का अच्छे से ध्यान रखना और नव्या तुम हो सके तो इस आशी को भी कुछ समझा देना ताकि ये भी अपने करियर पर ध्यान दे सके।